Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our post-independence history part. Mostly we have covered the major topics that have been the part of the post-independence history. और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो उस दौर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट था जिस और आज के टाइम पे भी पिछले साल इन्हीं दिनों काफ़ी कुछ इस टॉपिक ने हलचल मचाई थी and that was NRC and then the subsequent Citizenship Amendment Act 2019. I'm not going to discuss the Citizenship Amendment Act 2019, लेकिन आज हम बात करेंगे उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की. आज हम बात करेंगे असम अकॉर्ड की, जो बेसिकली इस NRC का रूट था, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश वॉर में जो हैं और today I was just scrolling through internet and I read a very good line that in 1971 India gave Bangladeshi a Bangladesh, and since then Bangladesh is giving India Bangladeshis. So this issue of Bangladeshi refugees, without any offense, was just a light-hearted statement. So without any मतलब एक ऐसा इशू रहा है द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को खास तौर पे बंगाल और असम की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया. आज नहीं, सिंस 1971 और बल्कि उससे पहले. तो आज हम ये देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, और हमने जब ये एनआरसी और सीए को लेके जो काफ़ी कुछ हलचल थी उसमें हमने दो पर्सपेक्टिव देखे. एक मूवमेंट जो था वो जो इस तरफ चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था, लेकिन आसाम में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द सेम एनआरसी. लेकिन देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द रीजन कि वो जो दोनों जगह एनआरसी चल रहा था उनके रीजन बहुत बड़ा डिफरेंस था. एनआरसी के जो सीए और एनआरसी का जो कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वो अभी सिर्फ असम में है. सो असमीज पीपल, उनके जो प्रोटेस्ट करने की वजह कुछ और है, और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका वो बहुत अलग है. तो वो कैसे अलग है, वी विल सी इन दिस. सो दिस इज अबाउट मी. दोज हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अब सवाल पहला, व्हाट इज द इशू. अगर हम असम को देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है असम में, एंड असम हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड. जो इशू है वो बांग्ला स्पीकिंग आउटसाइडर्स irrespective of the region, both Hindus and Muslims. पहले ईस्ट पाकिस्तान एंड देन बांग्लादेश, एंड दिस हैज़ बीन द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट. एक बहुत बड़ा इशू रहा है ये जो बांग्ला स्पीकिंग आउटसाइडर्स which are coming from Bangladesh, whether Hindu or Muslim. This has always been an issue for the Assamese people. जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो असम के एथनिक असमीज लोग हैं, जब इस स्केल का, इस ह्यूज स्केल पे जब माइग्रेशन हुआ, because there was a huge loss of opportunities, there were chances of there were changes in the demographic dimensions which will eventually affect the state politics, and that will happen. अगर किसी जगह पे, या आप इमेजिन करिए आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आप नेटिव जहाँ के हैं, और ऑल ऑफ सडन कोई वहाँ पे आके अब 10 लाख 5 लाख लोगों को सेटल कर दे with all the rights of being a citizen, what will happen? आपके उस जगह की सोशल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वहाँ के कल्चर्स ट्रेडिशंस बदल जाएंगे, एंड political balance बिगड़ जाएगा, and a number of things can happen. So here NRC is seen as a tool for indigenous people to get back to those opportunities. अब ये असम अकॉर्ड है क्या? असम अकॉर्ड जो था, that was a memorandum of settlement between representatives of government of India and leaders of Assam movement.
Why I have taken this in the post-independence history? Because this was signed in the presence of Prime Minister that time, Prime Minister Rajiv Gandhi, on 15th August 1985. और इसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसी को स्पेस देने के लिए सिटीजनशिप एक्ट वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर 1986. इससे पहले जो है मींस 1985 से 1985 से पहले मींस 1979 से 1985 तक there was a agitation, 6-year long agitation, which was started in 1979 by all Assam's students union. और जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो ये इलीगल फॉरेनर्स हैं, प्रीडोमिनेटली जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए. Assam movement, caused there was like protest, violent protest भी हुआ, and there was like death of almost 885 people. लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ये खत्म होता है असम अकॉर्ड से. अब इस असम अकॉर्ड के सिग्नेटरीज कौन कौन थे? असम मूवमेंट से इट वाज प्रफुल्ल कुमार महंता, president of all Assam Students Union, who later became Chief Minister of the state, then Bhigu Kumar Phukan and Brij Kumar Sharma. Representative of governments of India and government of Assam, it was the Home Secretary and the Chief Secretary in the presence of Rajiv Gandhi, the then Prime Minister of India. The accord, what it did, brought an end to the Assam agitation and paved the way for the leaders to form a political party and later form a government in the state of Assam. So ये जो leaders यहाँ से उठे थे Assam Accord से, ये they became quite famous and later on they formed a party, and which actually जिसने बाद में उन्होंने government भी बनाई. Actually ये as per Assam Accord, what was the situation? Those Bangladeshis who have came between 1966 and 1971, मतलब बांग्लादेश बनने के 5 साल पहले से जो बांग्लादेशी आए हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे 10 साल के लिए. The accord also mentioned that the international borders will be sealed and all persons who crossed over from Bangladesh after 1971 to be deported. और बांग्लादेश बनने के बाद जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए हैं उनको निकाल दिया जाएगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा. Though the accord brought an end to the agitation, but some of the key clauses are yet to be implemented. इसमें जो सबसे क्रिटिकल क्लॉज है वो है क्लॉज 6 of the Assam Accord. It says that appropriate constitutional, legislative, and administrative safeguards shall be provided to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. Means all kinds of measures will be taken in order to protect the ethnicity of the Assamese people. अब क्या होता है, इसके साथ आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, सो बिफोर दैट जस्ट अ क्विक समरी. आसाम में 1971 जब बांग्लादेश बनता है उसके बाद एक ह्यूज वेव ऑफ इमिग्रेंट्स आती है फ्रॉम बांग्लादेश. फाइन. 1979 में ये असम मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, ये असम मूवमेंट शुरू होता है. एंड after that, it was, let's say, during the time of Indira Gandhi, and in 1985 when Rajiv Gandhi was prime minister, Assam Accord sign होता है जो कहता है ठीक है हम इस चीज को देखेंगे, that we will all the constitutional, legislative, administrative, whatever steps will be required to be taken to protect the ethnicity of Assamese people will be done. So this Assam Accord was one stage. और इसमें ये क्या कहा गया, that जो भी Assamese, पहले चीज जो 1971 के बाद आए, अब एक डेडलाइन बनी, जो 1971 के बाद आए हैं उनको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट. जो 1966 से 1971 के बीच में आए हैं उनको अगले 10 साल तक
there will be no voting right to them. Actually हुआ क्या, uh, if I am 1979 में इलेक्शंस हुए, ठीक है. Later on, a seat got vacant, and I think I've mentioned that story. Not, I don't know. Yes, I'll tell you that story first. So in 1979 April, there was a Mangal लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन आसाम. वहां पे क्या होता है, बाई इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं. अब जब बाई इलेक्शन डिक्लेयर होता है बिकॉज द सिटिंग एमपी हैड डाइड, तो ऑल ऑफ अ सडन इट वाज सीन, जब इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश होते हैं फॉर करेक्शन before the by-elections, it was seen that there was a huge change in the political demography of that constituency. All of a sudden, Karib, it is said that around 45,000 new names appeared in the constituency, which was huge. अब इलेक्शन कमीशन फिर से उसको जो है रिवाइज करने के लिए कहता है, और उसमें ये पाया जाता है दैट लाइक अराउंड हाफ ऑफ दैट नेम्स आर actually of illegal immigrants, and they, that kind of structure happened. So this is the point where people realize that no, now it is not just the question of illegal immigrants, just the illegal immigrants. अब क्योंकि देखो illegal immigration हो रहा था, ये सबको पता था, और foreigners are included, and but somehow they were able to get the documents, they were able to have all those फैसिलिटीज, एंड रादर वो इलेक्शन वोटर लिस्ट में भी उनके नाम आने लगे. सो वहां से ये 1979 में इस मूवमेंट की, ऑल स्टूडेंट्स आसाम यूनियन जो है, ये इस मूवमेंट की शुरुआत करती है. समहाउ दैट इलेक्शंस कुड नेवर हैपन, क्योंकि जुलाई में ही मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो गिर जाती है और फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस होते हैं. खैर, ये एक पार्ट हुआ. एनआरसी की डिमांड हमेशा से रही. So the first NRC जो पहली बार इंडिया में हुआ, it was published in 1951 to record citizens, their houses and holdings. Updating the NRC to root out foreigners was the demand of this Assam agitation. और ये 1980 असम अकॉर्ड के वक्त की डिमांड थी, और ये somehow चलते 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 एक NRC की जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन फॉर असम, अभी ये पूरे देश के लिए नहीं हुआ, फॉर असम, ये जो है 31 अगस्त 2019 को पब्लिश होता है. दो इसका जो पर्पस था was to identify and weed out illegal Bangladeshi immigrants as well as their descendants who have settled illegally in India. Even as अभी भी, मतलब अगर आप देखोगे तो सरकार के पास एजेंसीज के बाद कोई स्ट्रिक्ट प्लान नहीं है कि जब वो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उनका क्या किया जाएगा. सो जैसा कि ये जो है कई सालों तक ये एनआरसी जो है सिर्फ कागजों पे चलती रही. लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड दिस एक्सरसाइज, और करीब 5 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद आसाम की एनआरसी हो पाई. एंड ऑल रेसिडेंट्स, जितने भी लोग आसाम में रह रहे थे, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ा that they or their families, या वो या उनके परिवार के लोग, मे बी उनके फादर, ग्रैंडफादर जो भी हैं, वो इंडिया में रह रहे थे 24 मार्च 1971 से पहले, 24 मार्च 1971 से पहले. और इस पूरे प्रोसेस के बाद जब एक ड्राफ्ट निकल के आता है, पहला ड्राफ्ट आता है 30 जुलाई 2018 को, और इसमें 40 लाख लोग जो हैं इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं. फिर एक फाइनल जो लिस्ट आती है वो 31 अगस्त 2019 को आती है, जिसमें 19 लाख लोग जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं फाइनली. अब इस 19 लाख लोगों को फॉरेन जो भी ट्रिब्यूनल है उसमें जाना है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. अब जो लोग नाउ विल दे हैव टू, नाउ दोज हु आर एक्सक्लूडेड मींस ये जो 19 लाख लोग हैं यहाँ पे, ये 19 लाख लोगों को now they need to prove that they or their ancestors were Indian citizen on or before 24th March 1971,
which was mentioned, this was the date which was mentioned in Assam Accord 1985. इन लोगों के पास 120 दिन थे to file an appeal in the existing foreigners tribunal. ट्रिब्यूनल को उस केस को 6 महीने में खत्म करना था अगर appellants if they are not satisfied they can go to high court or supreme court. अगर वहां भी ये नहीं होते हैं तो भी उनके पास 10 महीने की विंडो होगी to prove their citizenship before being sent to detention centers. There are 6 central jails which will double up as detention centers also. A separate ये गोलपाड़ा district has been constructed with a capacity to house 3,000 people. There is a news that there are 10 more such centers which are in the work. There's another issue which came along with this Assam Accord and CAA and NRC and everything was the issue of inner line permit. ये जो inner line permit ये ILP है क्या? Inner line permit जो है एक system, this was a system which was introduced for border areas of Bengal, Eastern Frontier Regulation 1873. ये कानून था Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 अंग्रेजों के वक्त का. People outside such declared areas can visit the places only if they have a permit. They cannot settle in such एरियाज इवन विद ILP. तो आप ILP लेके इनर लाइन परमिट लेके आप वहां जा सकते हो, उसको विजिट कर सकते हो, लेकिन आप वहां पे सेटल नहीं हो सकते. प्लेसेस नोटिफाइड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइब्स अंडर 6th शेड्यूल एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू एन एक्सेप्शन टू CAA 2019. तो जो CAA है वो एप्लीकेबल होगा हर जगह के लिए एक्सेप्ट दिस. मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ILP अभी भी एप्लीकेबल है. Assam में Karbi Anglong, Dima Haswa and Bodoland are protected under 6th schedule, and this make only 7 out of 33 districts in Assam. So what is the controversy of all? Assam का problem is illegal immigration irrespective of religion. Unfortunately जो ये CAA और ये सारे जो protest हुए थे ना, ये इन्होंने इसको रिलीजियस मोड दे दिया, बट इट वाज नॉट इवन बिकॉज इशू अभी भी असम का ही है. फ्रॉम बांग्लादेश देयर हैज बीन अ लॉन्ग एंड कंटेंशियस वन मींस ये एक बहुत बड़ा इशू है और उनको बांग्लादेशी इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है. वो उनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम जो है वो और वो सच भी है. So this issue has also complex political and social undertones. क्योंकि असम में आप देखोगे तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कानून है, ये जो इशू है, ये कैसे जो असम में प्रोटेस्ट हो रहा था वो अलग है. क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप अब CAA क्या कहता है, CAA में जो कहा गया है, अगर आप उस 19 लाख लोगों की बात करेंगे तो उसमें रफली 14 लाख जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हिंदूज हैं. दिस इज व्हाट इट इज सेड. CAA ये कहता है कि एक तो उसमें डेडलाइन चेंज कर दी गई है और कि वो जो 14 लाख लोग हैं अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट कर देंगे तो उनको, क्योंकि उसमें डेडलाइन जो है वो चेंज कर दी गई. आसाम के लोग कहते हैं कि नहीं, डेडलाइन शुड बी 24 मार्च 1971. सो CAA ये कहता है 2019 कि असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग व्हाट्स द डेडलाइन 24 मार्च 1971. CAA 2019 ये कहता है, ये इस डेडलाइन को चेंज करता है और कहता है इट इज 31 दिसंबर 2014. जो भी लोग इस डेट से पहले उन पांच रिलीजन के लोग जो उन 3 मुल्कों से भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता ऑन सर्टेन ग्राउंड्स दे दी जाएगी. मींस जो असम NRC होता है, ठीक है, उसमें लेट्स से 19 लाख लोग एक्सक्लूड होते हैं. कहा यह जाता है कि इसमें से 14 लाख नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, और 5 लाख जो हैं वो मुस्लिम्स हैं.
मीन्स अगर ये 14 लाख लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि ये लोग 2014 से पहले भारत में आए थे, इस डेट लाइन से पहले, देन दे विल बी कॉल्ड एज इंडियन सिटीजन्स. And this is where Assam is resisting this CAA. So this has nothing to do with politics. This has nothing to do with religion. This has nothing to do with. It is all has to do with linguistic identity. अब आप ये सोचिए कि let's assume कि ये 14 लाख लोग जो हैं ये citizen of India बन जाते हैं. So they will be entitled to everything what a citizen of India is. And they say that this NRC in Assam coupled with CAA is actually change the demography of the state. What other people actually जो legal battle है वो ये कहती है कि what is the difference between this 14 lakh and 5 lakh? Because only religion cannot be ground of discrimination or distinction in Constitution of India. That is a different matter. But if we talk about Assam, this is the issue. And they say that okay, this 14 lakh Bangla speaking people, if they will come into their, means they will be having Indian passport, voter card, everything. And 14 lakh roughly means, one Lok Sabha constituency, rather 1.5 Lok Sabha constituency, means they are going to have impact on 10 to 14, and these are 14 lakh right now. What would be the population of this, 14 lakh after 30 years from now? You can imagine. So this is where Assamese people are actually fighting for, and they have all right to fight for their ethnic because of this, because of this clause 6 they are talking about. Ki, what you will do? You will make constitutional, legislative, and administrative safeguard to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity of the heritage of the Assamese people. But what actually this NRC in Assam along with CA is doing? It is actually destroying all this process. So this is why was the Assam Accord and uh, NRC and CA coupled with everything. So this is the one part that we have discussed. I'll see you in the next video. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.